हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईडीयू 360% में। चलिए आज हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो टीडीईपी बुक है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेआउट ऑफ पावर सिस्टम इसका पहला टॉपिक है, लेआउट ऑफ पावर सिस्टम। यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को टच करना है तो इसमें इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, उसके पेज को फॉलो करिए और वहाँ पे कंपटीशंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, उस पर आप जाके अपने आंसर को कमेंट करिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इसको। जो पहला टॉपिक है लेआउट ऑफ पावर सिस्टम। तो देखिए, पावर सिस्टम का लेआउट यानी कि बिजली कैसे बनाई जाती है और किस किस माध्यम से बिजली को जहाँ से बनाई जाती है पावर प्लांट तक, और पावर प्लांट से बिजली को किस तरह से हमारे घर तक लाई जाती है, इसी को पढ़ना है। तो हम जानते हैं जो पावर प्लांट पे बिजली बनाता है वो होता है अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर जो बिजली बनाता है वो मैक्सिमम कितने केवी का बिजली बनाता है? अल्टरनेटर मैक्सिमम 11 केवी का बिजली बनाता है। और अल्टरनेटर की बॉडी क्या होती है? मेटल की बनी होती है। अल्टरनेटर की बॉडी किस चीज़ की बनी होती है? मेटल की बनी होती है। इसलिए इसमें कभी भी लीकेज करंट फ्लो हो सकता है, जिससे इसको टच करने वाले को शॉक लग सकता है। तो इसके बॉडी को हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, ताकि इसमें अगर लीकेज करंट हो तो वो अर्थ में चला जाए और इस अल्टरनेटर को टच करने से शॉक ना लगे। फिर चूँकि 11 केवी की वोल्टेज बहुत कम वोल्टेज होती है, 11 केवी की वोल्टेज क्या होती है? बहुत कम वोल्टेज होता है। तो इस 11 केवी के वोल्टेज को पावर प्लांट के अंदर ही 11 केवी के वोल्टेज को 400 केवी में बदला जाता है। 11 केवी के वोल्टेज को मतलब कि पावर प्लांट के अंदर ही 400 केवी में बदला जाता है। तो उसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन में होता है, और जो स्टार से न्यूट्रल मिलता है उसको हम अर्थिंग कर देते हैं, जो क्या करता है 11 केवी को 400 केवी में स्टेप अप कर देता है। यानी अल्टरनेटर के 11 केवी के लाइट को 400 केवी में चेंज कर देता है। और ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है, अल्टरनेटर और पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यह पावर प्लांट के अंदर ही लगा होता है। और फिर एक सब स्टेशन होता है। अब जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर लगे होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे, यानी वोल्टेज को घटाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 400 केवी को 220 केवी में चेंज करता है, 220 केवी में चेंज करता है। यानी कि ये जो सब स्टेशन होगा वो 400/220 केवी सब स्टेशन होगा। और फिर एक आगे सब स्टेशन आएगा जो कि 220 केवी को 132 केवी में चेंज करेगा। और फिर जो आगे सब स्टेशन आएगा वो क्या करेगा, 220 केवी को 132 केवी में चेंज करेगा। और ये भी जो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और जो तीसरा ट्रांसफार्मर आगे की जो सब स्टेशन होगी वो 132/33 केवी की होगी। यानी 132 केवी के ट्रांसफार्मर को 33 केवी में चेंज करेगा। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और ये किस कनेक्शन में जुड़ा होता है? स्टार और स्टार कनेक्शन में जुड़ा होता है। तो स्टार से जो हमारा न्यूट्रल मिलता है उसको हम अर्थिंग कर देते हैं। और जो 132/33 केवी का जो सब स्टेशन होता है, यही वह सब स्टेशन होता है जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करने की जो यही कड़ी है, 132/33 केवी। और देखिए, फिर एक सब स्टेशन लगा होता है 33/11 केवी की, जो कि 33 केवी के वोल्टेज को 11 केवी में चेंज कर देता है, यानी बदल देता है, स्टेप डाउन कर देता है। और फिर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है हमारे घर के पास, वो 11 केवी को 415 केवी में या 3 फेज के लिए, और 11 केवी को 415 वोल्ट 3 फेज के लिए और 240 वोल्ट सिंगल फेज के लिए बनाता है। और यहीं से 4 तार निकले होते हैं। और ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा स्टार कनेक्शन में जुड़ा होता है। ये किस कनेक्शन में जुड़ा होता है? डेल्टा और स्टार कनेक्शन में जुड़ा होता है। और इससे 4 तार निकलते हैं, RYB, ये तीनों फेज होते हैं, और एक न्यूट्रल होता है जो हमारे घर के पास आता है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को कवर करते हैं। देखिए, तो इसमें जो टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन भी दो भागों में बांटा गया है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी दो भागों में बांटा गया है। तो ट्रांसमिशन दो भागों में बांटा गया है, पहला है प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और डिस्ट्रीब्यूशन भी दो भागों में बांटा गया है, पहला है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनमें किस रेंज से किस रेंज के वोल्टेज तक आते हैं। देखिए इसके अंतर्गत 765 kV से 132 kV के रेंज तक होते हैं। यह इसका वोल्टेज रेंज 765 kV से कितने तक का होता है, 132 kV तक का। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वोल्टेज आते हैं, तो 765 kV आता है, 400 kV आता है, 220 kV आता है और 132 kV के वोल्टेज आते हैं। और दूसरा है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। और देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज के अंतर्गत 66 kV से लेकर के 33 kV के वोल्टेज आते हैं। 66 kV से लेकर 33 kV के वोल्टेज आते हैं, वो किस में आते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में। और देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसके अंतर्गत 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 1.1 kV के वोल्टेज आते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के अंतर्गत 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV और 1.1 kV के वोल्टेज आते हैं। और फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के अंतर्गत 650 वोल्ट, 415 वोल्ट, 240 वोल्ट, 230 वोल्ट, 110 वोल्ट आदि आते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करने की कड़ी कौन सी होती है। 132/33 kV ट्रांसफार्मर होता है। जो लेआउट में देखे हैं, जो 132/33 kV ट्रांसफार्मर होता है, वही ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन को डिस्ट्रीब्यूशन से अलग करता है। और 132/33 kV सब स्टेशन में लगाया गया ट्रांसफार्मर स्टार स्टार में जुड़े रहते हैं। और पीछे अभी आपको बताया है कि जो 132/33 kV वाले सब स्टेशन पे हैं, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका कनेक्शन स्टार और स्टार में होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्शन में जुड़े होते हैं। और आपको ये भी मतलब कि लेआउट में दिखाया गया कि जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो किस कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, डेल्टा और स्टार कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, ताकि सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड चलाने के लिए न्यूट्रल प्राप्त हो सके। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ताकि सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड चलाने के लिए न्यूट्रल प्राप्त हो सके। और अगला है जनरेटिंग स्टेशन पे लगा ट्रांसफार्मर भी डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर होता है। और जो जनरेटिंग स्टेशन पे ट्रांसफार्मर लगाया गया है वो भी डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर होता है। और इंडिया का स्टैंडर्ड वोल्टेज 11 kV होता है। और इंडिया का स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना होता है, 11 kV। और 132 kV की लाइन टावर के माध्यम से भेजी जाती है। और 132 kV तक की लाइन किस माध्यम से भेजी जाती है, टावर के माध्यम से। देखे होंगे कि खेत में टावर लगे हैं, उस पर लाइन आ रही है, तो वो टावर 132 kV तक के लाइन को टावर के माध्यम से भेजी जाती है। तथा 33 तथा इसके नीचे के सारे लाइन 33 kV या इसके नीचे के सारे लाइन को पोल के माध्यम से भेजते हैं। 33 kV या इसके नीचे के सारे लाइन को किसके थ्रू भेजते हैं, पोल की सहायता से भेजते हैं। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का वो है कि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने का लाभ। हम जानते हैं कि जो लाइन हमारी आती है वो हाई वोल्टेज पे आती है, तो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने के कुछ लाभ होते हैं होंगे, तभी तो हाई वोल्टेज पे लाइन को भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो वही हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने के क्या क्या लाभ होते हैं, तो देखिए हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने के निम्नलिखित लाभ हैं। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने के बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पावर इजकल टू VI cos फाई होता है, पावर इजकल टू VI cos फाई होता है। और यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू निकाले तो पावर बाई I cos फाई होता है। यदि पावर तथा कास फाई कांस्टेंट हो, अगर पावर तथा कास फाई कांस्टेंट हो तो हम जानते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से यही मिल जाएगी कि करंट का वैल्यू कम हो जाना। तो देखिए कांस्टेंट पावर की कंडीशन में हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने से करंट का मान कम हो जाता है।
अब देखिए जब वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है कंस्टेंट पावर के कंडीशन में, तो करंट क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, करंट की मान कम हो जा रही है। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने से करंट की मान कम हो जा रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि तार की थिकनेस कम हो जाना, और चूंकि तार की थिकनेस करंट के वैल्यू पर डिपेंड करती है, और तार की मोटाई किस पे डिपेंड करती है, करंट के वैल्यू पर। यानी करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना मोटा तार लगाना पड़ेगा। तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से करंट का वैल्यू कम हो जाने से तार की थिकनेस भी कम हो जाती है। और हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि करंट बहुत कम होती है, जिसके कारण लगने वाले तार का मोटाई भी कम हो जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि वोल्टेज ड्रॉप का मान, वोल्टेज ड्रॉप का कम हो जाना। तो देखिए करंट का वैल्यू कम हो जाने से लाइन में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम हो जाता है। लाइन में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम हो जाता है, जैसे V=IR। करंट जब कम होती है तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। और लाइन में लॉसेस का कम हो जाना, करंट के मान कम होने से लाइन में होने वाला लॉसेस I² का मान भी कम हो जाता है। H=I²R। तो करंट का मान कम हो जाने से क्या होता है, लाइन में होने वाले लॉसेस का मान भी कम हो जाता है। और कास्ट का कम हो जाना, देखिए करंट का वैल्यू कम हो जाने से तार की मोटाई कम हो जाती है। करंट का वैल्यू जब कम होता है तो तार की मोटाई क्या होती है, कम हो जाती है, और उसके फलस्वरूप तार में लगने वाले पदार्थ की मात्रा भी कम हो जाती है। उसके तार में लगने वाली पदार्थ की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे कीमत कम हो जाती है, जिससे कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। और इफिशियंसी का बढ़ जाना, तो करंट का मान कम हो जाने से लाइन में होने वाली लॉसेस का मान भी कम हो जाता है, और लॉसेस का मान कम होता है यानी इफिशियंसी बढ़ जाती है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने की हानियाँ, और हाई वोल्टेज पर लाइन को भेजने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से लाइन में लगने वाला उपकरण जैसे सपोर्ट, टावर या पोल, इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर आदि का कास्ट बढ़ जाता है। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से लाइन में लगने वाले उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जैसे सपोर्ट, इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर इत्यादि की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, एसी का वह गुण जिसके कारण करंट कंडक्टर के बाहरी सतह से अधिक मात्रा में फ्लो हो तथा कंडक्टर के आंतरिक सतह से बहुत कम मात्रा में फ्लो हो, स्किन इफेक्ट कहलाती है। यानी कि एसी का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण करंट कंडक्टर के एक्सटर्नल सरफेस से अधिक मात्रा में फ्लो हो तथा कंडक्टर के इंटरनल सरफेस पे से बहुत कम मात्रा में फ्लो हो, स्किन इफेक्ट कहलाता है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ स्किन इफेक्ट को कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखिए एक होता है ACSR तार जो अभी आपके घर के यहाँ पोल से लाइट आती है, उसमें वो एक एल्युमिनियम का तार होता है, स्टील का तार होता है, और स्टील के तार पे एल्युमिनियम के तार को मोड़ के बनाया जाता है, उसे ACSR कहा जाता है। तो यदि ACSR कंडक्टर पर विचार करें, यानी जब हम ACSR कंडक्टर को ले तो हम जानते हैं कि ACSR कंडक्टर में 2 सरफेस होती हैं। ACSR कंडक्टर में कितनी सरफेस होती हैं, एक ये हो गई स्टील की सरफेस और दूसरी हो गई ये कॉपर की सरफेस। तो ACSR में कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होती है, एक इंटरनल सरफेस और दूसरी एक्सटर्नल सरफेस। एक इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अनुसार जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार ACSR कंडक्टर में भी कुल 2 फ्लक्स का निर्माण होगा। एक देखिए ये इंटरनल सरफेस के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और ये एक्सटर्नल सरफेस के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। तो इस प्रकार ACSR में कितने मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहे हैं, 1 और 2 मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण हो रहा है। एक होता है इंटरनल सरफेस का फ्लक्स, पहला हो गया इंटरनल सरफेस का फ्लक्स और दूसरा हो गया एक्सटर्नल सरफेस का फ्लक्स। तो देखिए आगे
और हम जानते हैं कि इंडक्टेंस L इजकल टू एन फाई बाई आई होता है। इंडक्टेंस L इजकल टू एन फाई बाई आई होता है। यदि ACSR कंडक्टर को एक लेयर का बना मान लिया जाए, यानी n इजकल टू 1, तब क्या होगा कि L इजकल टू फाई बाई आई, और यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेगा। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंट। और चूंकि ACSR कंडक्टर के इंटरनल सरफेस से लिंकेज फ्लक्स का मान एक्सटर्नल सरफेस के कंपैरिजन में अधिक होता है। और देखिए, चूंकि ये ACSR का ये एक लेयर हुआ, तो इसके वजह से जो फ्लक्स बना हुआ है वो एक दूसरा लेयर हुआ। इसके वजह से जो फ्लक्स बना है वो ये उसके वजह से फ्लक्स बना है, ये पहले सरफेस के वजह से फ्लक्स, ये दूसरे सरफेस के वजह से फ्लक्स। तो चूंकि ACSR की कंडक्टर के आंतरिक सतह के, अब देखिए इंटरनल सरफेस से लिंकेज फ्लक्स कितने हो रहे हैं, एक ये और ये, तो लिंकेज फ्लक्स का मान एक्सटर्नल सरफेस के लिंकेज फ्लक्स यानी एक एक्सटर्नल फ्लक्स के कंपैरिजन में अधिक होता है। इंटरनल सरफेस से लिंकेज फ्लक्स का मान एक्सटर्नल सरफेस के लिंकेज फ्लक्स से अधिक होता है। इंटरनल फ्लक्स के अधिक होने के कारण इसके इंडक्टेंस का वैल्यू भी अधिक होता है। अब देखिए, चूंकि इंटरनल फ्लक्स अधिक हो रहा है, तो इंटरनल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। तो फ्लक्स जब अधिक हुआ तो इंडक्टेंस भी अधिक होगा, और जब इंडक्टेंस अधिक होता है तो इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इंडक्टेंस अधिक यानी करंट कम अधिक होगा, अतः इस सरफेस से फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू कम हो जाएगी। इसके विपरीत जब एक्सटर्नल सरफेस से लीकेज फ्लक्स का मान कम होने के कारण इसके इंडक्टेंस का वैल्यू कम होता है, और एक्सटर्नल सरफेस से चूंकि एक ही फ्लक्स लिंक कर रहा है तो उसके फ्लक्स का मान कम होता है, तो इंडक्टेंस का मान भी कम होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली समानुपाती है। और चूंकि इंडक्टेंस का वैल्यू कम होता है तो ये करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अतः ये करंट का वैल्यू इसमें अधिक हो जाता है। अतः एक्सटर्नल सरफेस से होकर बहने वाली करंट का वैल्यू अधिक होगा। और चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए कुछ चूंकि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, अतः इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का वैल्यू जीरो होगा। और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इजकल टू 2πfl होता है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो। यही कारण है कि डीसी के केस में स्किन इफेक्ट घटित नहीं होता है। यही कारण है कि डीसी के केस में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, जबकि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कभी जीरो नहीं हो सकती, और एसी की फ्रीक्वेंसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अतः स्किन इफेक्ट केवल एसी के केस में होता है, एसी के केस में होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो नहीं होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो नहीं होगा यानी कि उसमें क्या होगी, स्किन इफेक्ट होगी। और चूंकि स्किन इफेक्ट के कारण एक्सटर्नल सरफेस पे करंट अधिक फ्लो हो रही है और इंटरनल सरफेस पे करंट कम फ्लो हो रही है, तो एसी के केस में कंडक्टर के बाहरी सरफेस पे करंट डेंसिटी का मान ज़्यादा तथा आंतरिक सरफेस पर करंट डेंसिटी का मान कम होता है, और करंट डेंसिटी J इजकल टू I/A फॉर्मूला होता है। और डीसी के केस में करंट डेंसिटी का वैल्यू हर जगह समान होता है, और डीसी के केस में करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, हर जगह समान होता है। और स्किन इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 से 4% बढ़ जाता है, और स्किन इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना बढ़ जाता है, 3 से 4%। और ACSR एकमात्र ऐसा कंडक्टर है जिसकी डिजाइनिंग स्किन इफेक्ट के आधार पर रखकर की गई है, और एक ACSR ही एकमात्र ऐसा कंडक्टर है जिसकी डिजाइनिंग स्किन इफेक्ट को ध्यान में रखकर की गई है। और ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील री इन्फोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील री इन्फोर्स्ड। चलिए दोस्तों आगे कुछ और देख लेते हैं पॉइंट्स। देखिए स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारण, यानी कि स्किन इफेक्ट किस किस कारणों से प्रभावित होता है, तो स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पर, यानी स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पर कैसे प्रभावित होता है, तो फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट का मान बढ़ जाता है, क्योंकि XL इजकल टू 2πfl होता है, और फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाएगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। और परमिएबिलिटी के वैल्यू पर, परमिएबिलिटी के वैल्यू को बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा तथा कम करने पर स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। और रेजिस्टिविटी पर, तो रेजिस्टिविटी के वैल्यू को बढ़ाते जाने पर स्किन इफेक्ट
का मान घटता चला जाता है, यानी रजिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट क्या होता है, घटता चला जाता है। और देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वह हम लोगों का कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंडक्टर लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। कंडक्टर क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। चलिए आगे देख लेते हैं कंडक्टर की। तो देखिए आगे देखते हैं क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के गुण कैसे होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, यानी कि जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। दूसरा, कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, और कंडक्टर की कंडक्टिविटी यानी उसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो होनी चाहिए। और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेस हाई होनी चाहिए, यानी कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने से मतलब कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेस हाई होने से क्या मतलब है कि यदि हम कंडक्टर को खींचे तो इतना जल्दी से टूट न जाए। और अगला पॉइंट है कि कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेस हाई होना चाहिए। कंडक्टर की क्या, मैकेनिकल स्ट्रेस हाई होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेस यानी अगर उसको दो बिंदुओं, एक बिंदु पे फिक्स करके और दूसरे बिंदु को खींचा जाए तो क्या होगा, वो टूटे ना, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेस हाई होनी चाहिए। इसकी कास्ट कम होनी चाहिए, और कंडक्टर की, अच्छे कंडक्टर की कास्ट कम होनी चाहिए। और कंडक्टर आसानी से मिलने योग्य होना चाहिए, और कंडक्टर क्या होना चाहिए, आसानी से मिलने योग्य होना चाहिए। और कंडक्टर ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जो कोरोजन होने योग्य न हो, और कंडक्टर ऐसे मटेरियल का बनाया जाना चाहिए जिस पे संक्षारण न हो। चलिए आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के प्रकार। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में निम्नलिखित प्रकार के कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में निम्नलिखित प्रकार के कंडक्टर होते हैं। पहला होता है कॉपर कंडक्टर। तो चलिए कॉपर कंडक्टर के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कॉपर कंडक्टर का प्रयोग रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में करते हैं। और कॉपर कंडक्टर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम में, यानी जो हमारी ट्रेन जिस लाइन से इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी में जिस वायर का यूज किया गया है वो कॉपर कंडक्टर का वायर होता है। चलिए आगे और देखते हैं इसका कुछ पॉइंट्स। देखिए अगला पॉइंट है, कॉपर कंडक्टर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। और कॉपर कंडक्टर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, और दूसरा होता है कैडमियम कॉपर कंडक्टर। पहला होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर और दूसरा होता है कैडमियम कॉपर कंडक्टर। तो रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में प्रयोग होने वाले कॉपर कंडक्टर में से सबसे ऊपर वाला कंडक्टर हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर होता है, जिसे कैटनरी वायर भी कहते हैं। देखिए जो रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में दो तार प्रयोग होते हैं, जो एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो देखिएगा दो तार लगे होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। तो जो उसमें ऊपर वाली कॉपर की कंडक्टर होती है वो किस कॉपर से, वो कौन सी कॉपर होती है, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटनरी वायर कहते हैं, कैटनरी वायर भी कहते हैं। और सबसे नीचे वाले कंडक्टर कैडमियम कॉपर कंडक्टर होता है, जिसे कंटेक्ट वायर भी कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर है वो कैडमियम कॉपर कंडक्टर होता है, जिसे कंटेक्ट वायर भी कहते हैं। क्योंकि उसका जो रेल जो ट्रेन के इंजन का पेंटोग्राफ होता है वो इसी पे रगड़ खाते हुए चलता है। और कैडमियम कॉपर कंडक्टर की रेलवे ट्रैक से ऊंचाई 12 मीटर होती है। और जो सबसे नीचे वाली वायर है कैडमियम कॉपर कंडक्टर, उसकी रेलवे ट्रैक से ऊंचाई कितनी होती है, 12 मीटर होती है। अब देखिए कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की कीमत कम होने के कारण ही अधिक मात्रा में एल्युमिनियम कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने में कार्य किया जाता है। और कॉपर बहुत महंगा पदार्थ है। कॉपर क्या है, बहुत महंगा पदार्थ है। तो कॉपर के तुलना में एल्युमिनियम क्या है, सस्ता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं,
कि इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज़ करते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 657 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 657 डिग्री सेंटीग्रेड। और एल्युमिनियम कंडक्टर निम्न प्रकार के होते हैं। और एल्युमिनियम कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए पढ़ेंगे। ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर AAC, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। दूसरा होता है ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर AAAC। और तीसरा होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड ACSR। तो चलिए इसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर क्या होता है, तो ऑल एक ऐसा कंडक्टर, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के पतले पतले तार से मिलकर बना है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर कहलाता है। एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के पतले पतले तार से मिलकर बना हुआ हो उसे ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर कहते हैं। और चूंकि एल्युमिनियम एक ब्रिटल मटेरियल है, यानी एल्युमिनियम क्या है कि एक लेस टेंसाइल मटेरियल है, यानी कि उस पर यदि कम फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। अतः एक सीमा से अधिक टेंसाइल फोर्स लगाने पर यह टूट जाएगा। यानी अगर यदि एक सीमा से इस पर अधिक खिंचाव बल लगाते हैं तो क्या होगा, ये टूट जाता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस कंडक्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े टावर पे कंडक्टर लगाए जाते हैं, अगर वो कंडक्टर टूट जाता है इतना जल्दी तो मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज़्यादा आएगी और उससे खतरा बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए इसको टैकल करने के लिए, यानी कि इस कमी को दूर करने के लिए, जल्दी से टूट जाता है, इस कमी को दूर करने के लिए एक और कंडक्टर बनाया गया एल्युमिनियम का, उसे कहते हैं ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। उसको देखते हैं क्या होता है। तो देखिए एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के एलॉय के बने पतले पतले तारों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया हो, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर कहलाता है। अब एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के एलॉय से बने पतले पतले तारों से मिलकर बनाया गया होता है, उसे ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर कहते हैं। और एलॉय बना देने से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब देखिए एलॉइंग कर देने से, एलॉय मतलब कि उसमें इम्प्योरिटी मिला देने से क्या होता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन रेसिस्टिविटी बढ़ जाने से कंडक्टिविटी कम हो जाता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, साथ ही साथ उसकी रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। और हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो रेजिस्टिविटी के बढ़ने से क्या होता है कि कंडक्टिविटी घट जाता है। और यही कारण है कि इस कंडक्टर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नहीं करते हैं। और यही कारण है कि इस कंडक्टर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लगा दिए, ये टूटेगा नहीं, लेकिन हम करंट भेज रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा ड्रॉप करा रहा है, लॉस करा रहा है, इसलिए इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नहीं करते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे हम एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। तो देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड में क्या किया जाता है कि पहले स्टील के बने हुए पतले पतले तार होते हैं और उसके ऊपर एल्युमिनियम के बने हुए पतले पतले तार को ऐंठ करके लगा दिया जाता है। आप अपने ट्रांसफार्मर से आपके घर तक जो पोल के माध्यम से लाइट आती है, उसका जो कंडक्टर होता है उसमें आप इसी का प्रयोग होता होगा, आप देखे होंगे। अगर आप नहीं भी देखे होंगे तो चलिए अभी आपके स्क्रीन पे एक ACSR का फिगर दिखाई देगा, ACSR कंडक्टर का फिगर दिखाई देगा, तो उसको पहले ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में इस कंडक्टर का प्रयोग होता है। जो भी आप स्क्रीन पे देखे हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। और यह क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड है। और चलिए आगे और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ACSR कंडक्टर के निर्माण के लिए, यानी ACSR कंडक्टर को बनाने के लिए इस कंडक्टर के मिडिल में एक स्टील का वायर लगा होता है। इस कंडक्टर के बीचों बीच क्या लगा होता है, एक स्टील का वायर लगा होता है। और इस स्टील के वायर के चारों ओर
और इस स्टील के तार के चारों ओर क्या किया जाता है, एल्युमिनियम के बने हुए पतले पतले तार लगे होते हैं। और इस स्टील के चारों ओर क्या होता है कि एल्युमिनियम के बने हुए पतले पतले तार लगे होते हैं और इन सभी वायर को ट्विस्ट करके ही ACSR कंडक्टर का निर्माण होता है। और इस सभी तार को स्टील पे मोड़ करके ही क्या होता है, ACSR का निर्माण होता है, जो भी आप फिगर में देखे हैं पीछे। ACSR कंडक्टर में स्टील वायर को लगा देने से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ACSR कंडक्टर में क्या होता है कि स्टील के तार का प्रयोग कर देने से इसकी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यदि किसी ACSR कंडक्टर के स्पेसिफिकेशन में 30/7 लगाया हो तो यदि कोई ACSR तार है, अगर कहीं उस कंपनी से खरीद के लाए और उस पे उसका स्पेसिफिकेशन में 30/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 30 एल्युमिनियम वायर की नंबर है, यानी कि उस पे 30 जो है वो एल्युमिनियम के तार की संख्या है और 7 स्टील के तार की संख्या को बताता है। अब चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सब कंडक्टर। देखिए, वे सभी पतले पतले तार जिनसे मिलकर एक कंडक्टर का निर्माण होता है सब कंडक्टर कहलाता है। देखिए, अभी आप आल एल्युमिनियम कंडक्टर में देख रहे थे कि पतले पतले एल्युमिनियम के तार से मिलकर के जो कंडक्टर का निर्माण होता है, या एल्युमिनियम के एलॉय के बने पतले पतले तार से मिलकर के जो कंडक्टर का निर्माण होता है, उसी पतले पतले तार को क्या कहते हैं, सब कंडक्टर कहते हैं। वे सभी पतले पतले तार जिनसे मिलकर एक कंडक्टर का निर्माण होता है सब कंडक्टर कहलाता है। और टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर इन ACSR वायर इज 1 + 3n + 3n²। ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। n = नंबर ऑफ लेयर, जहाँ तक n क्या है, लेयर की संख्या है, यानी कि एक लेयर की संख्या हो तो n के जगह पे 1 रखेंगे, 2 लेयर की संख्या हो n के जगह पे 2 रखेंगे, और वो क्या बताएगा, हमारा सब कंडक्टर बताएगा कि ACSR में कितने सब कंडक्टर लगे होते हैं। अब देखिए, ACSR कंडक्टर के निर्माण के लिए एल्युमिनियम की यदि पहली लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट किया गया है, यदि ACSR के तार के निर्माण के लिए क्या किया गया है कि पहले लेयर को क्लॉकवाइज में घड़ी के दिशा में लपेटा गया है, तो दूसरे लेयर को क्या किया जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में लपेटी जाएगी, ताकि उसमें पैकिंग में आसानी हो सके। यही इसमें लिखा गया है। चलिए आगे पॉइंट्स और देखते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक 2 लेयर वाली ACSR कंडक्टर में कितने सब कंडक्टर हैं। पूछता है कि एक 2 लेयर वाली ACSR कंडक्टर में कितने सब कंडक्टर होंगे, तो n = 2। देखिए, n = 2 यानी कि लेयर कितनी है, 2, और 1 + 3n + 3n² ये इसका फार्मूला है। उसमें n क्या है, लेयर है, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू रखेंगे, तो 1 + 3 × 2 और 1 + 3 × 2 का स्क्वायर 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19, यानी कि 2 लेयर वाली ACSR कंडक्टर में टोटल 19 सब कंडक्टर होंगे। अब अगला कंडक्टर पढ़ते हैं, जो कि है फास्फर ब्रोंज कंडक्टर। तो देखिए, फास्फर ब्रोंज कंडक्टर का निर्माण कैसे होता है, कॉपर प्लस टीन, जो ब्रोंज होता है वो कॉपर प्लस टीन का मिक्सचर होता है। तो कॉपर प्लस टीन तथा फास्फर को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर किया जाता है। फास्फर ब्रोंज कंडक्टर का निर्माण कॉपर, टीन तथा फास्फर को एक निश्चित अनुपात में मिला करके किया जाता है। फास्फर ब्रोंज कंडक्टर की कंडक्टिविटी तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों हाई होती है, और फास्फर ब्रोंज कंडक्टर की कंडक्टिविटी और साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों क्या होती है, हाई होती है। और फास्फर ब्रोंज कंडक्टर का यूज अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित क्षेत्र में करते हैं। और फास्फर ब्रोंज कंडक्टर का यूज कहाँ करते हैं, उस क्षेत्र में करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो, जिसमें NH3 का मात्रा बहुत अधिक हो, जिसमें क्या हो, अमोनिया का मात्रा बहुत अधिक हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है कि फास्फर ब्रोंज कंडक्टर का प्रयोग हमेशा लॉन्ग स्पैन दूरी के लिए किया जाता है। फास्फर ब्रोंज कंडक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हमेशा लॉन्ग स्पैन की दूरी के लिए किया जाता है। स्पैन यानी दूरी होता है, लॉन्ग स्पैन के लिए किया जाता है। अब देखिए, जो अगला टाइप ऑफ कंडक्टर है वो है गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज इंस्टेंट टाइम के लिए करंट को ढोने या फ्लो कराने के लिए किया जाता है।
गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का प्रयोग क्या किया जाता है, इंस्टेंट टाइम यानी क्षणिक समय के लिए करंट को बहाने या ढोने कैरी करने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, दूसरा होता है स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। तो देखिए एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। तो सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर जिसकी सरफेस स्मूथ होती है, एक ऐसा गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर जिसकी सरफेस क्या होती हो, स्मूथ होती हो, सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर कहलाता है। सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर कहलाता है। और सॉलिड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर का यूज सेफ्टी वायर बनाने में करते हैं। और सॉलिड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर का यूज सेफ्टी वायर बनाने में करते हैं। और सॉलिड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर का यूज न्यूट्रल वायर बनाने में करते हैं। सॉलिड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर का यूज सेफ्टी एज वेल एज न्यूट्रल वायर बनाने में करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स। देखिए अगला जो पॉइंट है वो है स्ट्रैंडेड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर। तो स्ट्रैंडेड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा कंडक्टर जिसकी सरफेस स्मूथ न हो बल्कि खुरदरी हो, स्ट्रैंडेड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर कहलाता है। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी सरफेस क्या हो, स्मूथ न हो बल्कि खुरदरी हो, स्ट्रैंडेड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर कहलाता है। और स्ट्रैंडेड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज अर्थ वायर तथा सेफ्टी वायर और गाई वायर बनाने में करते हैं। सेफ्टी वायर को ही हम गाई वायर कहते हैं। अर्थ वायर या स्टे वायर और गाई वायर को बनाने में करते हैं। अब जो अगला पढ़ेंगे वो होगा एरियल बंच केबल। एरियल बंच केबल, तो चलिए एरियल बंच केबल को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अगला टॉपिक है वो है एरियल बंच केबल। एरियल बंच केबल या एरियल बंडल्ड केबल। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने वाला कंडक्टर है। अभी एरियल बंच केबल आप देखे होंगे कि पहले 3-3, 4-4 तार जो होती थी वो पोल पे रन होती थी, लेकिन अब एक मोटे तार का बंडल ही रन किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि एक बीच में ACSR तार होता है जो नंगा होता है, यानी कि वेयर कंडक्टर होता है, और उसके चारों ओर क्या होते हैं कि इंसुलेशन चढ़े हुए ACSR तार लिपटे होते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी आपको स्क्रीन पे एरियल बंच केबल या एरियल बंडल्ड केबल का फिगर दिखाया गया होगा, उसको पहले ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में यह सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने वाला कंडक्टर है। प्रेजेंट टाइम में क्या है, यह सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने वाला कंडक्टर है। और ABC में सबसे सेंटर पार्ट में एक बेयर कंडक्टर होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसके सबसे बेयर पार्ट में एक ऐसा कंडक्टर है जिस पे इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़े हुए अन्य ACSR कंडक्टर लिपटे हुए हैं। और जिसके ऊपर क्या है कि ACSR जो अन्य इंसुलेशन चढ़े हुए ACSR, यानी कि कुछ ऐसे ACSR जिस पे इंसुलेशन चढ़े हुए हैं वो लिपटे हुए हैं, उसे हम एरियल बंच केबल कहते हैं। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं, स्पैन। तो देखिए स्पैन क्या होता है, दो निकटवर्ती सपोर्ट टावर या पोल, दो निकटवर्ती सपोर्ट के बीच की दूरी को स्पैन कहते हैं। अगर दो निकटवर्ती यानी दो आसपास के पोल के बीच के दूरी को हम स्पैन कहते हैं। और स्पैन को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, और स्पैन को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है। ग्राउंड क्लियरेंस किसी सपोर्ट पर लगे हुए सबसे नीचे वाले कंडक्टर तथा ग्राउंड के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। कोई पोल है और कोई पोल पे जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर है उससे और ग्राउंड के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो है हमारा क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म मेटल का बना होता है। क्रॉस आर्म किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, जिसका मुख्य कार्य इंसुलेटर को होल्ड करना है। ये क्रॉस आर्म है, देखोगे टावर पे ऐसे बना हुआ है, ये किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, जिसका काम क्या है, इसका मेन काम है कि इंसुलेटर को पकड़े रखना या होल्ड करना होता है। चलिए अब इंसुलेटर क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्रॉस आर्म है, इसमें इंसुलेटर है, इंसुलेटर को होल्ड किया हो, इंसुलेटर के सबसे नीचे कंडक्टर लगा हुआ है। ये क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म है, और ये हमारा क्या है, पोल है। तो चलिए इंसुलेटर स्टार्ट करते हैं क्या होता है। तो देखिए
इंसुलेटर कंडक्टर तथा क्रॉस आर्म के बीच कनेक्ट रहता है। देखिए इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर तथा क्रॉस आर्म के बीच कनेक्ट रहता है, जो हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। जो क्या करता है? हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है, उस और ही हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने का कार्य करता है या वही कराता है, ताकि कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट ये मेटल से बने हुए क्रॉस आर्म से होते हुए टावर से फ्लो ना हो, फ्लो होने वाली करंट सपोर्ट से फ्लो ना हो सके। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर कंडक्टर तथा क्रॉस आर्म के बीच लगा होता है, जो हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, ताकि कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट सपोर्ट से फ्लो न हो सके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर का गुण। तो देखिए एक अच्छे इंसुलेटर का निम्नलिखित गुण होना चाहिए। एक अच्छे इंसुलेटर का क्या होना चाहिए? निम्नलिखित गुण होना चाहिए। तो पहला, एक अच्छा इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। एक अच्छे इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। दूसरा है कि एक अच्छे इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 0 होनी चाहिए। एक अच्छा इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, यानी उसमें एक थोड़ा भी करंट कंडक्शन ना हो, यानी थोड़ा भी करंट फ्लो ना हो। देखिए एक अच्छे इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, और एक अच्छे इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए या इनफाइनाइट होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बोल दिया जाए तो। एक अच्छा इंसुलेटर हाई वोल्टेज सहने योग्य होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा इंसुलेटर हो जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज लगाएं तो वो पंचर ना हो, यानी हाई वोल्टेज को सह सके, उसमें करंट का फ्लो ना हो। एक अच्छा इंसुलेटर पोरस नहीं होना चाहिए। एक अच्छा इंसुलेटर पोरस यानी छिद्र युक्त नहीं होना चाहिए। आप फोम देखे होंगे, फोम जो अक्सर कुर्सी के सीट में लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? उसको प्रेस करने पे उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो क्या होते हैं? जिसमें एयर्स भरे होते हैं, तो उसी को कहलाता है पोरस। तो एक अच्छा इंसुलेटर पोरस नहीं होना चाहिए। एक अच्छा इंसुलेटर आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए, यानी कि एक ऐसा इंसुलेटर हो जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाए। ये नहीं कि एक अच्छा इंसुलेटर का काम पड़े, इंसुलेटर तब तक उसको लाने में 2 साल लग जाए, ऐसा नहीं। एक अच्छा इंसुलेटर हो जो आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए, और कास्ट कम हो। और एक अच्छा इंसुलेटर क्या हो? जिसकी कास्ट कम हो। और टाइप ऑफ इंसुलेटर, तो देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में निम्नलिखित प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग होते हैं। चलिए उनके बारे में एक एक को पढ़ते हैं और एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके फिगर को देखेंगे। देखिए तो पहला इंसुलेटर है साइकिल इंसुलेटर, दूसरा इंसुलेटर है पिन इंसुलेटर, तीसरा इंसुलेटर है डिस्क इंसुलेटर, और चौथा इंसुलेटर है सस्पेंशन इंसुलेटर, और पांचवा इंसुलेटर है स्ट्रेन इंसुलेटर। और दोनों ये सस्पेंशन इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर को एक साथ स्ट्रिंग इंसुलेटर कहते हैं। इन स्ट्रिंग इंसुलेटर जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया होता है, सस्पेंशन और स्ट्रेन में। और जो छठा होता है वो होता है एग इंसुलेटर। तो चलिए एक एक करके इन सभी इंसुलेटर को पढ़ते हैं। तो पहला होता है साइकिल इंसुलेटर। देखिए तो साइकिल इंसुलेटर पढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पे एक साइकिल इंसुलेटर का फिगर दिखाया गया होगा, पहले उसको ध्यान से देख लीजिए और उसी से हम सारी पॉइंट्स को लिख लेंगे, उसके शेप से, उसके स्ट्रक्चर से। तो पहले फिगर को देखिए ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकिल इंसुलेटर क्या होगा देखे होंगे अभी आप फिगर। तो साइकिल टाइप इंसुलेटर पोर्सिलीन अथवा चीनी मिट्टी का बना होता है। साइकिल इंसुलेटर क्या होता है? पोर्सिलीन अथवा चीनी मिट्टी का बना होता है, जो डमरू के आकार का होता है। अभी आप देखे होंगे जो डमरू के शेप का होता है, बीच में गड्ढा होता है। साइकिल टाइप इंसुलेटर के मिडिल पार्ट में कंडक्टर को बांधते हैं, और जो बीच में जो है बीच वाला है उसमें क्या कहते हैं? उसमें कंडक्टर को बांधते हैं। अभी आपने फिगर में देखा होगा। साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी 240 वोल्ट सिंगल फेज के लिए और 415 वोल्ट 3 फेज के लिए करते हैं। और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एकदम सीधे रन कर रही हो या किसी एंगल पर मुड़ी हो, हमेशा साइकिल इंसुलेटर का यूज करते हैं। और लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो कि एकदम सीधे रन कर रही हो या किसी एंगल पे मुड़ी हुई हो, वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? साइकिल इंसुलेटर का
प्रयोग करते हैं, और पिन इंसुलेटर। तो चलिए पिन इंसुलेटर से पहले आपको अभी स्क्रीन पे पिन इंसुलेटर का फिगर दिखाया गया होगा, पहले इसको ध्यान से देखिए। चलिए अब देख लिए होंगे, आशा है। ध्यान अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यह पोर्सिलेन अथवा यह पोर्सिलेन अथवा चीनी मिट्टी का बना होता है। पिन इंसुलेटर किसका बना होता है? पोर्सिलेन अथवा चीनी मिट्टी का बना होता है। इसमें सबसे ऊपरी भाग में स्लॉट खांचा बना होता है। इसके सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, देखे होंगे अभी आप, स्लॉट बना होता है, ऐसे यू शेप का स्लॉट बना होता है, जिसमें ACSR तार को रखकर बांध दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ACSR तार को रखकर बांध दिया जाता है। और पिन टाइप इंसुलेटर दबाव के बल को सहन करने हेतु यूज किया जाता है। और पिन टाइप इंसुलेटर किस लिए यूज किया जाता है? दबाव के बल को सहन करने हेतु पिन इंसुलेटर यूज किया जाता है। चलिए आगे इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जो अगला पॉइंट है इसका, वो है कि पिन टाइप इंसुलेटर का यूज 11 kV तथा 33 kV के लिए करते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर का यूज 11 kV तथा 33 kV के लिए करते हैं। और 33 kV से ऊपर जाने पर वोल्टेज की रेंज बढ़ने के अनुसार पिन इंसुलेटर की कास्ट बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। और 33 kV से अगर वोल्टेज ऊपर जाता है तो उसके वोल्टेज की रेंज को बढ़ने के अनुसार क्या होता है? पिन इंसुलेटर की कास्ट बहुत तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि 33 kV के ऊपर के लिए पिन इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि 33 kV के ऊपर के लिए क्या करते हैं? पिन इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है कि पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग 11 kV तथा 33 kV की ऐसे लाइन में करते हैं जो लाइन एकदम सीधे रन करी हो। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग 11 kV तथा 33 kV के ऐसे लाइन में करते हैं जो एकदम सीधी रन कर रही हो। और जब पिन इंसुलेटर का निर्धारण किया जाता है तो उसका जब पिन इंसुलेटर का निर्माण किया जाता है, यानी जब पिन इंसुलेटर को बनाया जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? एकदम सफ़ेद होता है, लेकिन ग्लेजिंग कर देने से इसका रंग डार्क ब्राउन होता है। लेकिन ग्लेजिंग यानी क्या होता है? उसको रंग देने से, ग्लेजिंग यानी एक मशीन होती है जिससे क्या किया जाता है? उस पर कलर को छिड़का जाता है। तो ग्लेजिंग कर देने से उसका कलर कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन हो जाता है। चलिए अब डिस्क इंसुलेटर देख लेते हैं क्या होता है। तो डिस्क इंसुलेटर को देखने से पहले आपकी स्क्रीन पे डिस्क इंसुलेटर का फिगर दिखाया गया होगा, पहले उसको ध्यान से देख लीजिए। आशा है कि आप देख लिए होंगे। चलिए डिस्क टाइप इंसुलेटर की शेप प्लेट या तस्तरी की भांति होती है। आप देखे होंगे ऊपर डिस्क टाइप इंसुलेटर की शेप कैसी होती है? तस्तरी या प्लेट की भांति होती है। और डिस्क टाइप इंसुलेटर पोर्सिलेन और चीनी मिट्टी या ग्लास फाइबर का बना होता है। डिस्क टाइप इंसुलेटर पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी या ग्लास फाइबर का बना होता है। डिस्क टाइप इंसुलेटर स्ट्रेस के फोर्स को सहन करने के लिए बनाया जाता है। डिस्क टाइप इंसुलेटर खिंचाव के बल को सहन करने के लिए बनाया जाता है। चलिए इसके और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए इसका अगला पॉइंट है कि 33 kV से ऊपर के वोल्टेज के लिए हमेशा डिस्क इंसुलेटर का ही प्रयोग करते हैं। अगर 33 kV से ऊपर की वोल्टेज हो तो उसके लिए हमेशा डिस्क इंसुलेटर का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यदि हाई वोल्टेज की लाइन से टैपिंग करके एक नई लाइन बनानी हो तो वहाँ हमेशा डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। अगर एक हाई वोल्टेज की लाइन आ रही हो, उसे टैपिंग करके यानी उससे एक दूसरी लाइन बनानी हो तो वहाँ पे भी हमेशा डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। यदि हाई वोल्टेज की लाइन को किसी एंगल पर मोड़ना हो तो वहाँ हमेशा डिस्क इंसुलेटर का यूज करते हैं। यानी कि हाई वोल्टेज की लाइन सीधे आ रही है, उस पूरब के डायरेक्शन से आ रही है, उसको डायरेक्ट दक्षिण के डायरेक्शन में भेजना है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में भेजना है, तो वहाँ पे जो मोड़ना होगा तो उसके लिए भी हमेशा डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा। यदि हाई वोल्टेज की देखिए, यदि ये तो कवर कर लिए हम, ये अगला पॉइंट है। प्रत्येक डिस्क 11 kV का वोल्टेज सहन करती है। प्रत्येक डिस्क जो होती है वो 11 kV के वोल्टेज को सहन करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि डिस्क इंसुलेटर पर 11 kV का वोल्टेज लगा है तो वह अच्छे तरह से कार्य करेगा। 11 kV के वोल्टेज का सहन करने का मतलब कि यदि एक डिस्क को 11 kV का वोल्टेज दिया जाता है तो एकदम वो अच्छे से क्या करती है? कैरी करती है, यानी सहन करती है। यदि वोल्टेज का वैल्यू 11 kV से बढ़ा देते तो इंसुलेटर पंचर हो जाएगा, अर्थात इंसुलेटर से भी करंट फ्लो होने लगती है। यदि डिस्क इंसुलेटर में 11 kV से अधिक वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है? इंसुलेटर पंचर हो जाती है और इंसुलेटर से भी करंट फ्लो होने लगती है। तो चलिए स्ट्रिंग इंसुलेटर, तो स्ट्रिंग इंसुलेटर देखिए क्या होता है।
कि जब बहुत से डिस इंसुलेटर को मेटल लिंक की सहायता से जोड़ देते हैं तो उस प्रकार से प्राप्त इंसुलेटर को ही स्ट्रिंग इंसुलेटर कहते हैं। जब बहुत सारे डिस इंसुलेटर को मेटल लिंक की सहायता से जोड़ देते हैं तो उस प्रकार से प्राप्त इंसुलेटर को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग इंसुलेटर कहते हैं। और चलिए स्ट्रिंग इंसुलेटर का फिगर आपके स्क्रीन पर जस्ट दिखाई देगा, चलिए देख लीजिए इसको। अब स्ट्रिंग इंसुलेटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रिंग इंसुलेटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सस्पेंशन टाइप स्ट्रिंग इंसुलेटर और दूसरा होता है स्ट्रेन टाइप स्ट्रिंग इंसुलेटर। पहला होता है सस्पेंशन टाइप स्ट्रिंग इंसुलेटर और दूसरा होता है स्ट्रेन टाइप स्ट्रिंग इंसुलेटर। तो देखिए इसके बारे में, ये देखिए डिस इंसुलेटर है और ये डिस इंसुलेटर को क्या किया गया है? मेटल लिंक की सहायता से जोड़ दिया गया है, जिसे स्ट्रिंग इंसुलेटर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप। तो चलिए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए तो सस्पेंशन टाइप स्ट्रिंग इंसुलेटर तो क्या होता है? टावर पर जब स्ट्रिंग इंसुलेटर को जब वर्टिकल कंडीशन में लगाते हैं, यानी कि टावर पर जब स्ट्रिंग इंसुलेटर को वर्टिकल कंडीशन में लगाते हैं, यानी वर्टिकल कंडीशन में लगाते हैं, तो इस इंसुलेटर को ही सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। तो हम इस इंसुलेटर को ही क्या कहते हैं? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का एक सिरा क्रॉस आर्म से जबकि दूसरा सिरा कंडक्टर से जुड़ा होता है। और अभी आपको फिगर में देखे होंगे कि सस्पेंशन टाइप स्ट्रिंग इंसुलेटर का फिगर दिखाया गया है, देख लीजिए पहले। अब इसको ध्यान से देखने के बाद ये देखिए कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का एक सिरा क्रॉस आर्म से और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? कंडक्टर से जुड़ा हुआ है। और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में किसी भी प्रकार की जंपर वायर की आवश्यकता नहीं होती है। और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है? जंपर वायर की आवश्यकता नहीं होती है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, पहले स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का फिगर आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा, पहले उसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए आशा है देख लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं। जब स्ट्रेन इंसुलेटर टावर पर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लगाया जाता है, यानी कि ऐसे जब स्ट्रेन इंसुलेटर टावर पर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लगाया हो तो इस प्रकार से प्राप्त इंसुलेटर को स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त इंसुलेटर को क्या कहते हैं? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में दो सिरों पर कंडक्टर जुड़ा होता है। और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है? दोनों सिरों पे क्या जुड़ा होता है? कंडक्टर जुड़ा होता है। और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में जंपर वायर की आवश्यकता होती है। और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में किसकी आवश्यकता होती है? जंपर वायर की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सभी प्लेस जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा महत्व रखता है, जैसे नदी, नहर, तालाब, रेलवे ट्रैक, ETC, इन सभी स्थानों पर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। वे सभी स्थान जहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा महत्व रखता हो, उन सभी स्थानों पर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। और वह स्थान जहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, वह स्थान जहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा महत्व नहीं रखता हो, वहाँ पर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे किस टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे खेत। और देखिए यदि टावर पर ट्रांसमिट की जा रही लाइन को किसी एंगल पर मोड़ना भी हो तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। यदि टावर पर ट्रांसमिट की जा रही है, अगर टावर पर लाइन को ट्रांसमिट की जा रही है, अगर उसको किसी एंगल पर भी मोड़ना हो तो वहाँ पे किस इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। देखिए अगला इंसुलेटर है वो एग इंसुलेटर है। तो पहले एग इंसुलेटर का फिगर आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा, देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह ऐसा इंसुलेटर है जिसका शेप एग के समान होता है। यह कैसा इंसुलेटर है? एक ऐसा इंसुलेटर है जिसका शेप कैसा होता है? एग के समान होता है, एग इंसुलेटर कहलाता है। और एग इंसुलेटर का यूज स्टे वायर या गाई वायर में करते हैं। और एग इंसुलेटर का यूज कहाँ करते हैं? स्टे वायर में या गाई वायर में करते हैं। एग इंसुलेटर ग्राउंड से 2 या 2.5 मीटर ऊपर स्टे वायर में कनेक्टेड रहता है। और एग इंसुलेटर कहाँ कनेक्टेड होता है? ग्राउंड से 2 मीटर या 2.5 मीटर ऊपर स्टे वायर में कनेक्टेड रहता है।
चलिए दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है जो हम लोग का इंसुलेटर की संख्या निकालने का तरीका है, यानी कि इंसुलेटर कितने इंसुलेटर लगेंगे किसी लाइन में उसका निकालने का तरीका क्या है। तो नंबर ऑफ डिस इंसुलेटर n बराबर लाइन वोल्टेज VL बटा √3 गुणे 11 kV प्लस 1 या 2। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि 132 kV की लाइन में प्रत्येक होने वाली डिस इंसुलेटर की संख्या बताइए। 132 kV की लाइन है, उसमें टोटल कितने डिस इंसुलेटर लगेंगे इसकी संख्या बतानी है। तो हमारे पास फार्मूला है, देखिए क्या है, n इक्वल टू लाइन वोल्टेज। तो n इक्वल टू 132 kV लाइन वोल्टेज बटा √3 गुणे 11 kV प्लस 1 या 2, ये हमारा फार्मूला है। इस पर रख के जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 बटा √3 प्लस 1 या 2, जिससे ये इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 7, तो 1 या 2, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8 या 9। देखिए 132 kV की लाइन में 8 या 9 इंसुलेटर का प्रयोग होगा। उसी प्रकार 400 kV की लाइन में 22 इंसुलेटर का प्रयोग होगा और 66 kV की लाइन में 5 या 6 इंसुलेटर का प्रयोग होगा। इसी फार्मूले से हम निकालेंगे और अभी इसके डायग्राम बना के अभी बता देंगे 11 kV की लाइन में कितने इंसुलेटर का प्रयोग होता है, 33 kV की लाइन में कितने इंसुलेटर का प्रयोग होता है, 66 kV की लाइन में कितने इंसुलेटर का प्रयोग होता है, 132 kV की लाइन में कितने इंसुलेटर का प्रयोग होता है, 220 kV की लाइन में कितने इंसुलेटर का प्रयोग होता होगा, 400 kV की लाइन में कितने इंसुलेटर का प्रयोग है और 765 kV की लाइन में कितने इंसुलेटर का प्रयोग होता होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 11 kV के लिए 1 से 2 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है, 11 kV के लिए 1 से 2 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है, जबकि 33 kV के लिए 3 से 4 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है। 33 kV के लिए 3 से 4 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है। 66 kV के लिए 5 से 6 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है। 66 kV के लिए 5 से 6 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है और 132 kV के लिए 8 से 9 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है और 220 kV के लिए 14 से 15 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है। 400 kV के लिए 22 से 23 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है और 765 kV के लिए 41 से 42 डिस इंसुलेटर का प्रयोग होता है। और देखिए ये सिंगल अर्थ वायर इन टावर, यदि किसी टावर पे सबसे ऊपर अर्थ वायर जाती है, अगर एक अर्थ वायर जा रही है तो वह टावर 200 kV या 132 kV की लाइन ढो रहा है। अगर डबल अर्थ वायर जा रही है तो 400 kV की लाइन को ढो रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत